व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाती हूँ और आपके साथ वो डिस्कस करती हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सीबीएसई हमसे किस लेवल के और किस तरीके के सवाल जो है वो पूछती है। अब देखो, ये जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है वो मैंने आपके 10 ईयर के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर को देखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सिमिलरली रिपीट होते हैं, एक ही तरीके का वो सवाल आपको सीबीएसई बना कर देता है। कभी वो आपसे वैल्यू एडेड पूछ लेता है, कभी वो आपसे एक्सपेंडिचर मेथड पूछ लेता है ना। तो ये सारी चीजें बहुत बार जो है वो रिपीट हो रही हैं। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए कंपार्टमेंट के पेपर्स को भी एनालाइज किया था, तो वहां पर भी मुझे सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला है। तो आपने बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरे साथ एंड तक इस लेक्चर में बने रहना है। और आपने क्या करना है, जैसे ही मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपने वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है और अपना आंसर मैच करना है कि आपने किस तरीके से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करा है और आपका न्यूमेरिकल सही भी है या नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, जिसको नहीं आता है वो यहाँ पर देखेगा और समझेगा कि हमें करना कैसे है किसी भी सवाल को। ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ अटेम्प्ट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा। चलो फटाफट से हम अपने न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारा सवाल है, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू बच्चों मुझे 4 दे रखी है। तो क्वेश्चन में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ गिवन लिखोगे, गिवन में के की वैल्यू 4 लिखोगे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मेरे को 30 करोड़ दिया, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन मेरी कितनी हो गई, 30 करोड़। रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, ये एमसीक्यू का सवाल है। अब मेरे को ये दे रखा है, अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, और ये जो स्मॉल बी होता है बच्चों ये एमपीसी होता है। तो मुझे एमपीसी फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगी, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू 4 है, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस एमपीसी इधर चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको काटोगे बच्चों तो 0.25 आ जाएगा। आई बात समझ। एमपीसी इज इक्वल टू 1 इधर है तो 1 इधर ले जाओ, 1 माइनस 0.25। तो हमारे पास एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई, 0.75। बस इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो C इज इक्वल टू, सी बार क्या है 30 प्लस स्मॉल b क्या आया 0.75y। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर हमें बच्चों क्या दिया हुआ था, मल्टीप्लायर दिया हुआ था, के की वैल्यू दी हुई थी, हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन दी थी, सी बार दिया हुआ था 30 करोड़, और मुझे कंजम्पशन फंक्शन सही निकालनी थी। क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें दी हुई थी, मुझे एमपीसी निकालनी थी, तो मैंने के की वैल्यू क्योंकि दी हुई थी तो मैंने के से ही अपना एमपीसी की वैल्यू निकाली और वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। इतना मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं था, आसान था। आगे चले, चलो आगे है बच्चों, इससे हमें करंट अकाउंट की डिटेल्स दे रखी हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी डैश ऑफ रुपीज डैश। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पर क्या डेफिसिट होगा, क्या सरप्लस होगा और क्या वैल्यू होगी। ठीक है। अब बच्चों करंट अकाउंट में 3 चीजें आती हैं। क्या आता है, विजिबल ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस के लिए टीबी, जहां पर मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखती हूं गुड्स के लिए। ठीक है। दूसरा आता है बच्चों इनविजिबल, इनविजिबल में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सर्विसेज, और यहां पर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, यहां पर आपका नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस आएगा। ठीक है। अब पहले मैं क्या निकालूंगी, मैं विजिबल निकालूंगी। तो विजिबल के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है यहाँ पर 100, इंपोर्ट कितना है -150। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू भूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा -50। ठीक है। इनविजिबल निकाल लेते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इनविजिबल का क्या है 70 माइनस 30, कितना आया 40। और मेरे को नेट करंट ट्रांसफर दे रखा है, नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस, वो कितना दे रखा है 15। ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी, नेट
बैलेंस क्या आएगा 50, ठीक है। और ये कितना आएगा 40 प्लस 15 कितना करोगे 55, तो -50 प्लस 55 कितना आएगा +5। तो 5 मेरी वैल्यू आ गई और प्लस से मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर बेटा सरप्लस हुआ है, ठीक है। करंट अकाउंट का क्वेश्चन था। करंट अकाउंट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल। विजिबल मतलब गुड्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इनविजिबल का मतलब है हमारी सर्विसेज, क्योंकि हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जैसे टीचिंग है, बैंकिंग है, डॉक्टर की सर्विसेज है। फिर हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो होते हैं, जो एक तरफा ट्रांसफर होते हैं, जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, जैसे जब आपको रिश्तेदारों से लिफाफे मिलते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 फर्म्स, फर्म ए है, फर्म बी है। फर्म ए ने अपने गुड्स बेचे 2000 को फर्म बी को, एंड उसने गुड्स परचेज करे 1000 के। फर्म बी ने एक्सपोर्ट करे वो गुड्स 2500 में, और उन्होंने डोमेस्टिक सेल्स भी करी है 1500 रुपये की। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी इफ कंजम्पशन इज फिक्स्ड, कैपिटल इज 200 रुपीज। मेरे को उन्होंने बोला कि मुझे एनडीपी एट एमपी निकालना है अगर मेरी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, आओ इसे देखते हैं। यहाँ पर तो आपकी फर्म आ जाएगी, तो फर्म ए आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर फर्म बी आ जाएगी। तो बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट, रुपीज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यहां पर क्या आ जाएगा वैल्यू एडिशन। एलएफ आउटपुट कितनी हो गई भाई, 2000 का उसने बेचा बी को, तो 2000, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा कि उसने ए ने जो है 1000 के गुड्स खरीद लिए। वैल्यू एडिशन कितनी हो गई 2000 माइनस 1000 कितना आएगा 1000, ठीक है। उसके बाद बी ने जो है एक्सपोर्ट करे गुड्स कितने 2500 रुपए के, तो एक्सपोर्ट मेरे आ गए 2500, ठीक है। उसके बाद उसने डोमेस्टिक सेल्स भी करी 1500 की, तो वो भी इधर आ जाएंगी, ठीक है। अब ये टोटल कितना आ गया 4000। अब 4000 में से इसने 2000 के फर्म ए से खरीदा था, तो वो इधर आ जाएगा इंटरमीडिएट में। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब टोटल कर लो, ये कितना आ गया 6000, ठीक है जी। ये कितना आ गया 3000, और ये कितना आ गया 3000, ये आ गया ठीक है। अगर आपको थोड़ा लगे कि थोड़ा सा मेरी आवाज़ ऐसी है या फिर मैं थोड़ा सा लो बोल रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सोर थ्रोट है और मेरे को थोड़ी सी नेजल इशू है, ठीक है। तो ये हमने इतना निकाल लिया। अब मेरे को क्या निकालना है भाई, मेरे को निकालना है एनडीपी एट एमपी, ठीक है, जिसके लिए मैं क्या निकालूंगी जीडीपी एट एमपी माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के लिए एफसी कर रही हूँ। अब जीडीपी के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को ग्रॉस वैल्यू एडेड चाहिए ए की भी और बी की भी। क्या चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ए की भी बी की भी। तो ये कितना आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ए एंड बी कितना आएगा 3000 टोटल निकाला था ना, माइनस, तो ये कितना आएगा 2800।
दोबारा से एक बार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं भाई। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जहाँ पे एक फर्म है ए, एक फर्म है बी। फर्म ए ने जो है वो गुड्स बेचे 2000 के फर्म बी को एंड परचेज गुड्स फॉर 1000, और उसने 1000 के गुड्स परचेज कर लिए। ठीक है, फर्म बी ने एक्सपोर्ट करे 2500 के गुड्स और डोमेस्टिक सेल्स करी बेटा 15,000 रुपए की। कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इफ द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 200। ठीक है, मैंने फॉर्म ए बनाया, बी बनाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए मुझे और वैल्यू एडिशन चाहिए। ठीक है, ए ने क्या किया, 2000 के गुड्स बेचे बी को, तो 2000 इधर आ जाएंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 आ जाएगी, और इसको माइनस करोगे, इसको और इसको माइनस करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू एडिशन आ जाएगी 1000 रुपये। बी ने एक्सपोर्ट करे तो 2500 एक्सपोर्ट के आ जाएंगे, 1500 की डोमेस्टिक सेल थी बेटा, तो 1500 की डोमेस्टिक सेल यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी, इसमें से मैं 2000 माइनस करूंगी क्योंकि 2000 के मैंने बी फर्म ने ए से चीज़ें परचेज करी थी, तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। इसका टोटल करोगे तो 6000 वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000 आएंगी, वैल्यू एडिशन भी हमारी 3000 आ जाएगी। ठीक है, एनडीपी एंड एमपी के लिए मुझे जीडीपी एंड एमपी माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल करना पड़ेगा। जीडीपी एंड एमपी के लिए बेटा मेरे को ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए और बी चाहिए, तो वो मैंने निकाल ली थी 1000 रुपये, और 2000 को मिलाऊंगी तो 3000 आ गया। और मेरी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मुझे 200 दे रखी थी, 200 मैंने माइनस करी तो कितना आया 2800। तो आपने रुपये का साइन लगाना है, करोड़ का साइन लगाना है और बॉक्स भी बनाना है एग्जामिनेशन में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इफ इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इनकम बाय 2000, वो कह रहा है कि अगर एक इकोनॉमी प्लान करे कि वो 2000 से अपनी इनकम को बढ़ा दे और उसकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एमपीसी जो है वो 75% हो जाए, मुझे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो मतलब मेरे को चेंज इन वाई दिया हुआ है भाई 2000 रुपीज़, और बेटा मुझे एमपीसी की वैल्यू दे रखी है 75%, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ 0. के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू ठीक है, के की वैल्यू हो गई 1/1 माइनस एमपीसी, तो के क्या आ जाएगा, एमपीसी कितनी है 0.25, यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो के की वैल्यू बेटा मेरे पास 4 आ गई, मेरे पास के की वैल्यू 4 आ गई। अब जब मेरे पास के की वैल्यू 4 आ गई तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के इज इक्वल टू चेंज इन वाई चेंज इन आई। के की वैल्यू मैंने क्या निकाली 4, चेंज इन वाई मुझे 2000 दे रखा था, हाँ कि ना, चेंज इन आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, चेंज इन आई यहाँ आ जाएगा, ये 2000 आएगा, 2000 के बाद 4 आएगा, 4 5 20 होता है, ये 500 हो गया। तो चेंज इन आई क्या आया ₹500 करोड़। ठीक है, आया समझ। उन्होंने बोला इफ एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स इनकम बाय 2000, अगर वो इंक्रीज करती है इनकम 2000, ठीक है, तो मेरा चेंज इन वाई मुझे दे रखा है, एमपीसी मुझे दे रखा है। अब मुझे ये बताना था कि मेरे कितना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा अगर मैं अपनी टारगेटेड इंक्रीज इन इनकम करना चाहूँ। तो इसमें देखो चेंज इन वाई मुझे गिवन था, एमपीसी मुझे गिवन था, इससे मैंने के की वैल्यू निकाल ली जो थी मेरी 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने बोला भाई कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो के है जो इज इक्वल है वो अपने चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। ठीक है जी, उसके बाद मैंने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, के की वैल्यू 4 निकाल ली थी, 2000 मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, बाय चेंज इन आई क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को डिपॉजिट दे रखे हैं 1000, ठीक है, 80% लोन का रेट है तो ये 800 हो गया, और 20% मेरी रिजर्व रेशो है जो यहाँ पर राउंड 1 में 200 है। राउंड 2 में अगर आप देखोगे बच्चा तो डिपॉजिट मेरे 800 है, मुझे लोन निकालना है। ठीक है, लोन क्या है 80% है, तो सबसे पहले मैं राउंड 2 का लोन निकाल लेती हूँ। ठीक है, लोन निकाल लेती हूँ। अब लोन कैसे निकलेगा, इनिशियल डिपॉजिट्स का 80%, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट कितने हैं 800 है तो उसका 80%, क्योंकि लोन की परसेंटेज वो है। ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो, कितना आएगा, लोन तो आ गया मेरा 640। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या निकालना है भाई, उसके बाद मेरे को निकालना है भाई मेरा टोटल डिपॉजिट।
उसके लिए क्या मैं मनी मल्टीप्लायर का, टोटल डिपॉजिट के लिए क्या मैं मनी मल्टीप्लायर का यूज़ कर सकती हूँ? द मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR, जो कि कितनी हुई है? 20%, जिसको मैं 0.20 ले सकती हूँ। ठीक है, कितना आएगा? 5। ठीक है, तो मेरी वैल्यू आ गई 5 की। अब मुझे टोटल डिपॉजिट निकालने, तो टोटल डिपॉजिट के लिए क्या करूंगी मैं? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 5, जो मेरी वैल्यू आई। इनिशियल डिपॉजिट मेरे बेटा 1000 थे, इंटू 5 करूंगी तो कितने आ जाएंगे? 5000। हाँ या ना? आ जाएंगे 5000। ठीक है, मैं पहले ये वाला फिर से क्लियर कर देती हूँ। मुझे राउंड 2 में बेटा लोन निकालना था। लोन की वैल्यू 80% थी। इनिशियल डिपॉजिट राउंड 2 का 800 था, तो 800 का 80% निकालेंगे तो 640 आएगा। टोटल डिपॉजिट निकालने हैं मुझे, तो टोटल डिपॉजिट अगर मैं देखूँ तो मैं मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूला से कर सकती हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR। ये थी हमारी बेटा LRR 20%। ठीक है, मैंने वैल्यू निकाल ली, 5 आ गई। अब इस वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इनिशियल डिपॉजिट से, जो कि इनिशियल डिपॉजिट जो थे वो 1000 थे, तो मेरी आ जाएगी 5000 की वैल्यू। अगर अब आप इतना ही कर लेते हो, MCQ में अगर आप इतना ही कर लेते हो, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपने ऑप्शन ए डिलीट कर दिया, ऑप्शन बी डिलीट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन ए और बी जो है वो उनमें ये वैल्यूज़ ही नहीं आ रही। फिर सी और डी में अगर आप देखोगे तो सी में भी वो वैल्यू नहीं आ रही, और डी में देखो आप 640 और 5000 ऐसे ही निकल कर आ चुका है। तो आप ऐसे भी स्मार्टली अपने आंसर्स कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। पर क्योंकि हमें समझना है तो हम आगे भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिजर्व्स %20 ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। 20% किसका? इनिशियल डिपॉजिट क्या आया था? कितना आएगा? टोटल लोन कैसे निकलेगा? टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल रिजर्व। हाँ कि ना? टोटल डिपॉजिट कितने आए थे मेरे? टोटल डिपॉजिट कितने आए थे? 5000। ठीक है, और टोटल रिजर्व यहाँ पर हमने कितने निकाले मेरे बेटा? 1000। टोटल लोन कितना आ गया? 4000। ठीक था, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें सेविंग फंक्शन दे रखा है -60 प्लस 0.1y। ठीक है, डिस सेविंग प्लस 0.1y, और हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है ऑफ 4000 करोड़। ठीक है, और उन्होंने हमें बोला कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की बात करूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। बस वैल्यू पुट आउट कर दो, -60 प्लस 0.1y इज इक्वल टू 4000। -60 जो है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0.1y इज इक्वल टू 4000 60। ठीक है, y इज इक्वल टू 4060 डिवाइडेड बाय 0.1। हाँ या ना? y कितना आ जाएगा? 40,600। यही आपका आंसर होगा। ये देखो ऑप्शन नंबर सी। एक और बार इसको देखना है तो देख लो भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच लगाई है। एट द इक्विलिब्रियम लेवल हम कह सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे भाई? एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे। हमें वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। सबसे पहले क्या मैं GDP MP निकाल सकती हूँ? C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब इसमें देखो क्या क्या ऐड होगा। पहला हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 ऐड होगा। ठीक है, प्लस हमारा चेंज इन स्टॉक भी ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस हमारा ग्रॉस फाइनेंशियल ये भी 200 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये भी 200 ऐड हो जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो बेटा नेट एक्सपोर्ट्स है वो -40 है। ठीक है, ये बच्चे गलत कर देते हैं, माइनस का साइन भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा -40। ठीक है, हमने क्या सब ले लिया? हमने 600 लिया, चेंज इन स्टॉक लिया,
ये भी ले लिया, ठीक है, ये सारा हमने ले लिया। अब आप इसको ऐड करो तो कितना निकालना है, एनडीपी एफसी, ठीक है। एनडीपी एफसी कैसे निकलेगा भाई, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी में से क्या माइनस करूंगी मैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और क्योंकि मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रही हूं तो मेरे को एनआईटी भी माइनस करनी पड़ेगी 120, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा, 1000 माइनस 1000 माइनस 40 माइनस 120, विच इज आप 1000 में से आपको माइनस करने 160, तो कितना आएगा 8। और बच्चों आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपना इकोनॉमिक्स चैंपियन कोर्स जो है वो लॉन्च करा हुआ है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ज़रूरत है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, क्योंकि देखो ये जो हमारा कोर्स है ये हमने बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन कवर करा है। इसमें आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलती है, आपको प्रैक्टिस मटीरियल मिलेगा, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको डाउट सपोर्ट मिलता है जहाँ पर मैं ही आपके डाउट्स पर्सनली आपके साथ सॉल्व करूंगी। ये बहुत अच्छा रिसोर्स है अगर आप अभी भी इकोनॉमिक्स में स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप 20 से 22 घंटे में अपना जो है वो कोर्स आराम से पढ़ लोगे, समझ लोगे और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो अगर अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो इकोनॉमिक्स में और आप 90 प्लस या 95 का स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हमारा इकोनॉमिक्स चैंपियन कोर्स जो है वो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। इसका लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपने 70 मार्क्स या 80 मार्क्स की तैयारी करी भी हुई है तो भी आपको हेल्प करेगा आपके 95 के गोल को अचीव करने के लिए। बच्चों इसमें आपको मेरे बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट लेक्चर्स मिलेंगे जो डिटेल्ड हैं लाइन बाय लाइन, आपको बहुत ही बढ़िया नोट्स मिलेंगे, आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस और स्टडी प्लान मिलेगा, फ्री मॉक्स एंड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे और आपकी CUET और 12th की जो पढ़ाई है वो इसी एक कोर्स से हो जाएगी और आपको कंप्लीट डाउट सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपने अभी इकोनॉमिक्स का कोर्स लिया तो आपके जो वैलिडिटी है बच्चों वो आपको CUET तक मिलेगी और आप CUET के लिए बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आपकी बोर्ड्स के लिए भी और आपकी CUET की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से और कोशिश करिए कि थोड़ा फन बना के इकोनॉमिक्स जो है वो समझाऊँ। अगर आप छोटे छोटे टर्म्स में आपको नहीं आता समझ, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड्स में भी और आपके CUET में भी। ठीक है, तो इसका लिंक जो है बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना मत भूलना। देखो बच्चों एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1000, ठीक है, मतलब चेंज इन आय, सॉरी मुझे दे रखा है 1000 का, और मुझे MPS की वैल्यू बता रखी है कि वो फॉल करती है MPS फ्रॉम 0.25 to 0.10. Calculate the value of increase in income due to change in the value of marginal propensity to save. तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना इंक्रीज होता है इनकम में ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ MPS, क्योंकि MPS जो है वो 0.25 से नीचे जाकर 0.10 हो गया है। तो इसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। PS आएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, और आएगा चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, ठीक है, विच इज के इंटू चेंज इन थी MPS 0.25 थी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/, कितना आएगा 4, क्या आई मेरी वैल्यू K की 4। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था 1
0.10, 1 अपॉन MPS 1 अपॉन 0.10, कितना आया 10, 10 इंटू 1000, टेन इंटू 1000, तो ये कितना आया, ये आया 10,000। अब मुझे क्या निकालना है, चेंज निकालना है, ठीक है, चेंज निकालना है। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, 10,000 6,000 करोड़, ठीक है। सबसे पहले मैंने MPC लिख लिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिखा, और मैंने चेंज इन इनकम लिखा, ठीक है। MPS कितना था 0.25, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल लिया। उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को जब अपने चेंज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4,000 आ गया चेंज इन इनकम। फिर मेरा जो दूसरा था MPS गिर के 0.10 हुआ, उससे 10 वैल्यू आई के की, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, चेंज इन आई से आया 10,000, दोनों को माइनस करा आया 6,000 करोड़। यही हमें निकालना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे निकालना है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। सबसे पहले मेरे को निकालना है फिस्कल डेफिसिट, जिसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में FD लिख रही हूँ, ठीक है। इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट RD, ठीक है। इसको मैं प्लस करूँगी किससे, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और यहाँ पर माइनस क्या होगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। RD कितना है भाई मेरा, रेवेन्यू डेफिसिट 10 प्लस 15 माइनस, ध्यान से देखो 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स मतलब 20 का 50%, 0 से 0, ये कटा ये कटा, कितना आया 10 प्लस 15 माइनस, हाँ कि ना, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट। बेटा मेरा प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट से ही तो निकलेगा। तो फिस्कल डेफिसिट में मैं क्या माइनस करूं, क्या करूंगी मैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट कितना है 15 माइनस 4, कितना आया 11, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमेस्टिक इनकम NDP और FC निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगी, GDP एट MP निकाल लूं, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब मैं क्या क्या लूंगी भाई, ये लूंगी मैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लूंगी या नहीं लूंगी, लूंगी। बिजनेस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लूंगी, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट लूंगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी लूंगी, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 140 लूंगी, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 500 ये भी लूंगी, ठीक है। अभी इतने वैल्यूज को ऐड करते हैं। अब एक आपको चीज बताऊंगी, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर बेटा आएगा 800 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 170 प्लस 140 प्लस 500, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की वैल्यू देखते हैं। यहां पर दे रखा है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट्स। यहां पर ध्यान देना कि यहां पर एक्सेस लिखा है इंपोर्ट का, अगर इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से तो मेरा -20 आएगा। क्या आएगा, -20 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो मैं ये कैलकुलेट करूंगी तो ये कितना आएगा बेटा 1860, ये कितना आया, ये मेरा आया GDP एट MP, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है NDP एट FC, ठीक है। तो ये जो मेरा GDP एट MP निकल कर आया, इसमें से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, एक तो मुझे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस करूंगी मैं, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और मैं क्या माइनस करूंगी, मुझे MP से FC पे जाना है तो मुझे क्या माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितने हैं वो 70, ठीक है, NIT, ठीक है। तो ये 1860 में से बेटा मैं 40 70 माइनस करूंगी तो कितना आएगा
40 70 1750। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 1750। ठीक है जी, चीज़ बताती हूँ मैं, ठीक है, कि बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है। जैसे ये है जी डी पी एम पी, एम पी, ठीक है, एन एन पी एफ सी, ठीक है। अब देखो, याद रखना हमेशा ग्रॉस हमेशा सोचना बड़ा है, ग्रॉस बड़ा है, ठीक है, नेट छोटा है, ठीक है। तो मुझे अगर बड़े से छोटे में जाना है तो मैं माइनस करूंगी डेप्रीसिएशन, और मुझे अगर छोटे से बड़े में जाना है तो मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे बड़ा करना है ना, तो मेरे को डेप्रीसिएशन ऐड कर दूंगी। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मतलब डोमेस्टिक छोटा नेशनल बड़ा, तो मैं NFIA को ऐड कर दूंगी, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे बड़े से छोटे में जाना है तो मैं माइनस करूंगी NFIA, ठीक है जी। अब मार्केट प्राइस है बड़ा और फैक्टर कॉस्ट है छोटा, उस केस में मैं क्या करूंगी भाई, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, या फिर माइनस NIT, ठीक है। और जब मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो उल्टा कर देना, ठीक है। ये भी चीज़ है जो आपको याद में रखनी है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है दो हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज है बेटा, ए और बी, MPC दोनों की दे रखी है मुझे 0.6 और 0.8 रिस्पेक्टिवली। अज्यूमिंग फॉर बोथ द इकोनॉमीज ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार जो है वो दोनों इकोनॉमीज के लिए सेम दे रखा है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेटा मेरे को 100 करोड़ दे रखा है, तो मेरे को दे क्या रखा है, ए की जो है MPC दे रखी है 0.6, बी की MPC दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, और C बार दे रखा है कितना, 40 करोड़। ये मुझे गिवन है। अब यहाँ पर बात आती है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम और एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बात समझो, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब है कि जितना मैं कमा रही हूँ, जितनी मेरी इनकम है, उतना ही मैं खर्च कर रही हूँ, उतना ही मैं गवा रही हूँ, कोई बचत नहीं है, कोई सेविंग नहीं है। 50,000 कमाती हूँ, 50,000 उड़ा देती हूँ, लाख रुपए कमा रही हूँ, लाख रुपए उड़ा रही हूँ, कोई बचत नहीं है, ठीक है। वो होती है मेरी ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अब बात आती है मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब है जहां पर भी मेरा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू माय एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जहां पर भी मेरा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उसको मैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहती हूँ। आई बात समझ? तो ये दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब पहले निकालते हैं बेटा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम किसकी? ए इकोनॉमी की। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं जितना कमा रही हूँ उतना खर्च कर रही हूँ, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन? हाँ या ना? y इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू डालो भाई, 40 प्लस 0.6 y, हाँ या ना? y माइनस 0.6 y इज इक्वल टू 40, कितना आएगा? 0.4 y, 40, ठीक है जी। y कितना आया? 40 अपॉन कितना आएगा? हाँ या ना? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं अब इसको रब करूंगी और फिर हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपना इक्विलिब्रियम लेवल निकालते हैं, ठीक है। c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c प्लस i, ठीक है। y c में कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू डालो भाई, 40 प्लस 0.8, हाँ या ना? ठीक है, इधर ले आओ वैल्यू, y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 100 प्लस 40, 140 हो जाएगा। 0.2 y इज इक्वल टू कितना? 140, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी? 140 अपॉन 0.2, ये हटा ऊपर आया 10, 2 7 0, तो कितना आएगा? 700
करोड़। ठीक है जी। क्वेश्चन देखो बच्चों, उन्होंने बोला कि हाइपोथेटिकल डेटा है, ईयर है 2020 2023, नॉमिनल जीडीपी दे रखी है भाई मुझे, और नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइसेस भी मुझे दे रखे हैं। अब देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जब हम अपने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट प्राइस पर ले रहे हैं, करंट प्राइस पर ले रहे हैं, उसको हम नॉमिनल कहते हैं। रियल जीडीपी में जो हमारे प्राइसेस होते हैं हम उसे बेस ईयर के तहत लेकर और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन रियल। ठीक है, वो कैसे आएगा भाई, 4500 माइनस 4000 अपॉन बेस ईयर 4000। तो ये क्या हो गया, चेंज इन जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है, अब इंटू 100 करो। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करो तो आएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन्होंने हमें बोला है कि हमें मनी सप्लाई निकालना है, M1 निकालना है। ठीक है, M1 को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक है ना, करेंसी बाय द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 320 प्लस 260 580। ये जो है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूमिंग देयर आर ओनली टू फर्म्स, ए और बी फर्म है, उनका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो दोनों का सेम है। ठीक है, और मुझे क्या एस्टिमेट करना है, मुझे वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स जो है ऑफ अ फर्म ए जो है वो निकालनी है। तो सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लूँ मैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड फर्म बी, इसमें क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी विच इज 1000 है ना, और परचेजेस बाय फर्म है, ये जो परचेजेस है 250 ये माइनस हो जाएंगी, ये कितना आएगा 750, क्योंकि जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड फर्म बी की 750 है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये फर्म बी का भी सेम है, फर्म ए के लिए भी सेम है, सॉरी क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। अब मैं क्या निकालूंगी भाई, डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है। तो डोमेस्टिक सेल्स कैसे आएंगे भाई, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो मैंने निकाली ऊपर। ठीक है, इसमें से मैं क्या करूंगी भाई, अपने एक्सपोर्ट्स माइनस कर दूंगी। ठीक है, और एडिशन टू स्टॉक्स माइनस कर दूंगी। ठीक है, और परचेजेस जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये कितना आएगा भाई 750 माइनस एक्सपोर्ट कितने थे 200 के, माइनस 150 प्लस 300 ना, 300, तो 750 प्लस 300 करोगे तो कितना आएगा 1050। 1050 में से 150 माइनस कर लो, इसको माइनस कर लेते हैं भाई, 750 माइनस 200 माइनस 150 प्लस 300, 700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि पीपल सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम। ठीक है, अपने एडिशनल इनकम का 20% सेव हो रहा है। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 100 है एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम स्टैंड्स एट 700। सो कैलकुलेट करना है डिस सेविंग एट द लेवल एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर मुझे ये कैलकुलेट करके बताना है। तो MPS मैं बोल सकती हूँ 0.20 है। ठीक है, फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 100 है, 100 है। ठीक है, और मेरी इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो इनकम जो है वो 700। ठीक है, तो MPS मेरा 0.20 है, इन्वेस्टमेंट जो है मेरी 100 है और मेरा Y जो है वो 700 है। ठीक है, अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि एट इक्विलिब्रियम
लेवल ऑफ इनकम, मेरा C इज इक्वल टू I, ठीक है। बस C बार माइनस C बार प्लस 0.2y 100 है ये, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, यही हमारा आंसर है कि कैलकुलेट डी सेविंग एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। तो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कितनी होगी, -40। क्वेश्चन देखो भाई, हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड और हमें ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ठीक है। अब पहले मैं क्या निकालती हूँ भाई, टोटल सेल्स। टोटल सेल कैसे निकलेगी, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 200 प्लस 10, कितना आया, 210, ठीक है। अब जो मेरा चेंज इन स्टॉक है वो -10 है, तो इसमें से -10 कर दूँ, तो ये कितना आया, 200। अब मेरे को क्या निकालना है, GV एट MP। ये जो मेरा 200 आया, इसमें से मैं 120 माइनस कर दूं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएट, ठीक है, कितना आएगा, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाई, हमें NNP एट FC निकालना है। तो पहले GDP MP निकाल लें, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब इस पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 2000 भी लेंगे। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी लेंगे, ठीक है। और हमारा जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो है 100 का, ठीक है। और हम 50 लेंगे नेट एडिशंस टू स्टॉक, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3000, 4000, 4150, ठीक है। अब मुझे GDP MP से कहाँ पर जाना है, NNP एट FC पे क्या करना है भाई, हमें NNP एट FC पे जाना है। और हम अभी किस पे, GDP MP, ठीक है। तो मैं को ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो माइनस मेरे को करना पड़ेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। NIT भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। NIT कितना है, 200 का। उसके बाद क्या होगा, मेरा NFI है, ठीक है। तो ये कितना आया, 4150 माइनस 100 माइनस NIT कितना है, 200 प्लस NFI 20, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 3870। तो ठीक है बच्चों, यही थे हमारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि CBSE कैसे हमारे से न्यूमेरिकल पूछता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसमें हमने 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स भी देखे। कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स में तो आपको दिख रहा होगा कि साइड में कितनी वेटेज है एक एक न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना और मुझे ज़रूर से बताना कि आपने जितने भी है यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें उसमें से आपका कितना स्कोर आया। शायद हमने 18 या 19 क्वेश्चंस करे थे या 20 क्वेश्चंस करे थे, है ना। तो उनमें से आप मुझे बताना कि आपका इन क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा, और इन न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 90 या 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो, न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और बच्चों मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि हमने अपना इकोनॉमिक्स चैंपियन कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको जाकर चेकआउट ज़रूर से कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिल जाएगा। बहुत अच्छा मैंने आपके लिए कोर्स बनाया है, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर आप अभी लेते हो तो वो आपको CUET तक की वैलिडिटी मिलती है, इसका मतलब है कि आपको CUET में भी पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। बहुत अच्छे और डिटेल तरीके से हमने यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करा है। इसमें आपको बच्चों एक्सपर्ट लेक्चर्स मिलते हैं लाइन बाय लाइन जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, नोट्स मिलते हैं जो बहुत ही बढ़िया है, पर्सनल गाइडेंस एंड स्टडी प्लान मिलता है, फ्री मॉक्स एंड सैम्पल पेपर्स मिलते हैं। आपके इसी एक कोर्स से आपके CUET और 12th की प्रिपरेशन हो जाती है और आपको कंप्लीट डाउट सपोर्ट भी मिलता है, और मैं ही आपके साथ आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर करती हूँ,
ठीक है। तो बच्चों हमारे कोर्स को चेकआउट करना मत भूलना, आपको अच्छा लगेगा, इससे पढ़ के आपको मज़ा भी आएगा और इकोनॉमिक्स में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है। और हाँ, इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करे बगैर मत जाना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि ग्रैंड अकेडमी पे बहुत बढ़िया CVT कंटेंट अभी आने वाला है। हम बहुत सारी चीज़ें जो है CVT के रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी और हमारा कोर्स चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि आपके न्यूमेरिकल्स में कितने मार्क्स आए हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।